देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। पिछले साल एक ट्रायल कोर्ट ने अनुचित तरीके से संपत्ति जमा करने का दोषी ठहराते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार को उन्हें और उनके 3 सहयोगियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद जयललिता के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया है। पिछले साल दोषी ठहराए जाने के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, मगर अब उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद जयललिता ने कहा कि ये न्याय की जीत है, ये उन लोगों की हार है जो मेरी और एमजीआर की विरासत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। ये मेरी नहीं बल्कि सच की जीत है, ये तमिलनाडु के लोगों की जीत है। हालांकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीवी आचार्य ने कहा कि जज ने केवल 10 सेकंड में फैसला सुना दिया और प्रोसिक्यूशन को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता कि अब केस में अपील का कोई आधार बचा है। उधर इस मामले में याचिका दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे और अपील की इजाजत मांगेंगे। यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और साथ ही हमारे साथ होंगे नेशनल इलेक्शन वॉच ADR के प्रोफेसर जगदीप चोपर। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, टी.आर. रामचंद्रन साहब, मैं आपकी पहली टिप्पणी कि इसके राजनीतिक मायने क्या है इस फैसले की, और क्या ये माना जाए कि अब कर्नाटक में जयललिता की ताजपोशी होने वाली है अगले 2-4 दिनों में? नहीं, खैर ताजपोशी तो इस वक्त वहां पर क्या होगी, बट उनके लिए रास्ता साफ हो गया कि वो फिर मुख्यमंत्री बन जाएं। जो अड़चन थे वो सब हटा दिए गए हैं और उन्होंने खुद कहा है कि ये उनकी ट्रूथ का इजहार है और वो जीते हैं और वो बहुत खुश हैं कि आम जनता जो चाहती थी वो हुआ और वो अपनी तरफ कहते हैं कि वो प्योर गोल्ड साबित होके बाहर आए इस नतीजे के बाद। जी, बट इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशंस दिल्ली में भी पड़ती हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु की स्थिति इस वक्त बहुत डेलिकेट है। अगर कोई राजनीतिक दल, द्रविडियन दलों दोनों में से कोई राजनीतिक दल अगर मजबूत है तो वो सिर्फ AIADMK है। DMK बिल्कुल सफाया है, कांग्रेस का तो कोई नाम और निशान नहीं है वहां पर। और इस वक्त अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स को जी, तो AIADMK के पास 32%, 32%। चलिए मैं आता हूँ उसके राजनीतिक आयामों पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी, क्या अब ये माना जाए कि इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार प्रताप सिंह कार्यों के जमाने में भी नहीं था, आज भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो साधारण नागरिक है वो समझते हैं कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। जैसे रूसो का एक सेंटेंस है, बहुत बढ़िया है, कि जो लॉ होती है पैसे वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और जिसका पैसा नहीं है उनके लिए बहुत बुरा होता है। तो इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ बिलीफ स्ट्रक्चर। एक एवरेज हिंदुस्तानी यही सोचते हैं इस देश में हर चीज बिकता है, हर चीज खरीदा जा सकता है, और इस तरह का जो हमारे जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें यही रीइंफोर्स होता है कि पैसे वाले बच जाते हैं, बाकी के लिए परेशानी है। जी, जगदीप चोकर साहब, आप नेशनल इलेक्शन वॉच ADR के संस्थापक हैं। आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, फैसले की तो अभी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि फैसला पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, मैंने फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, कई सालों से हो रहा है कि कानूनी मामलों को राजनीतिक मामलों में मिलाया जाता है और पैसे के मामलों को कानूनी मामलों में मिलाया जाता है। और जो देश में एक संघर्ष चल रहा है कानूनी न्यायपालिका और कार्यपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जी, ये ऑन द होल इन द लॉन्ग रन अच्छी बात नहीं है। हालांकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत तनाव तो रहना भी चाहिए, वो दोनों एक मिलके अगर चलेंगे तो शायद हो सकता है कानून की उतरी देखभाल ना हो सके। और जैसा प्रोफेसर मुखर्जी ने शायद अभी कहा कि जनता में अगर जुडिशरी से भी विश्वास उठने लगा
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी जनता में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है और उसकी वैलिड वजहें हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जगदीप साहब आप इस फैसले से कुछ संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, फैसला से संतुष्टि तो फैसला पढ़ने के बाद ही हो सकती है, लेकिन जैसे कहते हैं प्राइमा फेसी ये दिखता है कि अगर लोअर कोर्ट ने 18 साल ये मुकदमा चला और उसके बाद जाके इसका एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सा फैसला हुआ था और उसका इतना जल्दी ये हो जाना कि किसी भी जुर्म में कोई भी गलती नहीं है, ये जरा अजीब लगता है ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए, लेकिन जब तक फैसला पूरा ना पढ़ लिया जाए इसके बारे में कुछ पक्की बात कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। विनोद शर्मा साहब, 19 साल से मुकदमा चला। हमने ये देखा कि बीच में एक बार जब सजा हुई थी तो उनको जयललिता जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, फिर फैसला आया, फिर उन्हें छोड़ना पड़ा। अब ये शायद तीसरी बार होने जा रहा है। राजनीतिक दलों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप या राजनीतिक नेताओं पर लगते हैं, एक आम धारणा लोगों में अब ये बनती जा रही है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शायद नहीं होने वाली है। देखिए, जैसे कहा गया कि क्रेडिबिलिटी तो परसेप्शन से बनती है। ये जो तात्कालीन मुद्दा है, इसमें जो डिफेंस का पक्ष था वो एज फॉलोज था। उनका ये कहना था कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल से ये बरी हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बरी कर दिया है तो फिर आप पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये लुबोलुआब था डिफेंस के आर्गूमेंट का। और हालांकि मैंने भी जजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन लगता है कि शायद इस आर्गूमेंट को कोर्ट ने अपहोल्ड किया होगा अपनी जो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं जजमेंट की उसमें। लेकिन जहां तक चोकर साहब कह रहे हैं और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, मैं इनसे मुतमईन हूं। देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। इस देश में गवर्नर भी बन जाते हैं चीफ जस्टिस, और गवर्नर के बाद अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की शायद चेयरमैन की भी वो लालसा कर रहे हैं। तो और उसी के साथ साथ एक जूनियर जज जिसने कुछ आज के तात्कालीन पावरफुल लोगों के खिलाफ जजमेंट दिया था, उनकी सिक्योरिटी एक्ट से वाई कर दी जाती है और उनको धमकी भरे पत्र मिलते हैं। तो ये जो पूरा माजरा है, इस माजरे से लगता है कि लॉ अंधा कहते हैं, अंधा है, लेकिन कुछ मामलों में विंक कर देता है। लॉ विंक्स दो इट्स ब्लाइंड। और ये अच्छी बात नहीं है, जिससे लोगों की आस्था जो इस देश की जुडिशरी है उसमें उठ जाती है। ये बात सच है कि इसी देश की जुडिशरी ने कलमाडी को जेल भेजा, इसी देश की जुडिशरी ने ए राजा को जेल भेजा, जगन्नाथ मिश्रा को जेल भेजा, लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि किन किन मुकामों पे उनको जेल भेजा, क्योंकि तकनीकी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी जी, आई एम सॉरी, मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूं और एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। देखिए, लॉ चेंजेस, लोग कहते हैं कि नरसिम्हा राव कहा करते थे लॉ विल टेक इट्स कोर्स, ओन कोर्स, और मुझे ये लगता है कि लॉ चेंजेस कोर्स विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। टी आर रामचंद्रन साहब, हम देखते हैं कि ये इस मुकदमे की जो सुनवाई चल रही थी और उस दौरान जो वहाँ पे अदालत के अंदर जिस चीज़ को एक तरह से रखा गया, संपत्ति को, चल संपत्ति को, 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 10,500 साड़ियाँ, 750 जोड़ी जूते, 91 घड़ियाँ रिजर्व बैंक की बेंगलुरु शाखा में अभी जमा है, शायद अब मिल जाए जयललिता को। पब्लिक परसेप्शन तो इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है ना कि एक नेता, इसके पास इतनी दौलत, और उसके खिलाफ जब मुकदमा चलता है सजा भी हो जाती है, फिर बरी हो जाता है, तो लोग ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये लोग इसी तरह के लोग हैं और इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। मैं सहमत हूँ आपसे इस बात से। ज़्यादातर लोग ये मानने लगे हैं हिंदुस्तान में कि अगर आप पावरफुल हैं, आपके पास पैसा है, तो आप कुछ भी करके आप बरी हो सकते हैं, आपके खिलाफ कोई केस, आपके ऊपर कोई चीटा नहीं लगता। इस बार स्थिति ये हो गई है और ये ज़्यादा स्पष्ट होते हुए जा रहा है
कि हर सरकार नई जो आती है और सरकार बदलती है जी। तो जो आने वाली सरकार है उसका दबाव इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे बना रहता है। आखिरकार ये सब राजनीतिक पेचदाव है, इसको नजर में रखते हुए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। जयललिता के केस में भी मेरा मानना ये है कि ये कोई बहुत अजीब सी डिसीजन नहीं आई हाई कोर्ट की। देखिए पिछले 1.5 महीने से या एटलीस्ट पिछले 1 महीने से AIADMK के एक्टिविस्ट और सब लोग, खासकर जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट करके चल रहे थे और बड़े फख्र के साथ बोल रहे थे कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसका आधार क्या था? इन्वेस्टिगेशन सब नहीं, वो यही कहते, ये इन्वेस्टिगेशन सब ऐसे ही है कि उनके खिलाफ एक हवा खड़ा किया जाए, पर वो होने वाला नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स ने उनको ऑलरेडी बरी कर दिया इन सब मसलों से। तो जैसे सब लोग कह रहे हैं कि 900 पेज का अगर जजमेंट इन साहब ने, हाईकोर्ट के जज ने लिखा है, कुमारस्वामी साहब ने जी। तो सब लोगों का ये कहना है, वो जो आचार्य साहब हैं जिनका आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, उन्होंने जजमेंट के बाद ये स्पष्ट कर दी, आई वॉज सरप्राइज दैट दिस जजमेंट हैज बीन गिवन। मैं तब भी पहले मैं जजमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि हमारा फ्यूचर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 सेकंड भी नहीं लगे, 10 सेकंड भी नहीं लगे जजमेंट जयललिता को बरी कर दिया। और क्या मेरे ख्याल में जो भी जज कहीं भी स्पष्ट में अगर देगा तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट से ऊपर होता नहीं है। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ते हैं जी। उसके अलावा तो वाई एंड क्यू इन चीजों पे वो जाते वो कह रहे हैं हमारी बात भी नहीं सुनी गई। बहरहाल मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर सुब्रत मुखर्जी, हमने इस देश में एक और फैसला देखा था, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसने इस देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया, और जिसके बारे में लंदन के टाइम्स अखबार ने सुर्खी लगाई थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेक्ट ऑन ए ट्रैफिक टिकट। इतना छोटा सा अपराध मानता था अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, लेकिन अब जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं, उनमें ये हो रहा है कि ये मानते हुए, ये जानते हुए कि साहब गंभीर अपराध हुए हैं, तकनीकी आधार पे राहत मिल जाती है, और किसी भी राजनेता के खिलाफ CBI के एक डायरेक्टर ने मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैंने कहा 90% मामलों में बरी हो जाते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि आप बहुत उदारता से बात कर रहे हैं, 99.9% मामले जो CBI चलाती है वो खत्म हो जाते हैं। तो आखिर इस पर कहीं कोई रोक लगेगी? मुश्किल है, क्योंकि देखिए यशपाल कपूर का केस था, वो सब छोटी सी बात थी जी। तब भी एक जज ने डर के और आपको याद होगा जो इंदिरा गांधी जो लॉयर थे वो तो सोचे थे कि केस तो मैं जीत ही जाऊंगा, इसलिए कोर्ट छोड़ गए थे, इसलिए इमीडिएट इंजंक्शन नहीं मिला था। पर अब देखिए ऐसे हो गया पूरा चीज। जो पहला चीज हम लोग को मान लेना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो गया इस देश में। आप लोअर कोर्ट में देखिए, बाद में देखिए, और बहुत ज्यादा जो टेक्निकल ग्राउंड्स जो हम लगे हैं, तो जुडिशियल जो रिफॉर्म होना चाहिए था वो हमारे देश में अभी तक अधूरा रह गया। तो इसलिए तो पहले आप कभी लोअर कोर्ट में जाएंगे, आपको सबसे अचंभा होगा कि सारा जो कुर्सियां उसमें ताला लगा हुआ है। तो ये क्या कोर्ट जजमेंट देगा जहां कुर्सियां कभी सिक्योरिटी नहीं है, ताला लगा के रखना पड़ता है, और ये आपका ऊपर तक जाता है। तो जस्टिस बड़ा सिलेक्टिव है, कंट्राडिक्टरी है। एक हाई कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट के आप देखेंगे इतना अंतर होता है, एक बेंच से दूसरा बेंच में फर्क होता है। इसीलिए लोगों में जो मैंने पहले कहा बिलीफ स्ट्रक्चर वो बहुत नीचे चला गया, और संकट देश के लिए वही है। क्योंकि लोकतंत्र देखिए किसी भी देश में ठीक तरह जीता है तो वो जीता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे देश में अब लोग ये सोच गए, जो पॉलिटिकल क्लास है, राजनीतिक, ये इनके लिए एक अखाड़ा है, ये उधर अपने आप कुछ कर लेते हैं, जैसे थिएटर ड्रामा में होता है, बाद में सारा मिलजुल के जो करना है कर लेते हैं। खतरा मुझे लगता है उधर ही है। जी, प्रोफेसर जगदीप टोकर साहब, आप चुनाव सुधारों के लिए काफी प्रयासरत हैं और आप ADR चलाते हैं। इस तरह के मुकदमों के फैसले आने के बाद आपका सुझाव क्या होगा? कुछ आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए देश के सिस्टम में, या ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए? देखिए, देश के सिस्टम में अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुआ,
जुडिशियल रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, एजुकेशन रिफॉर्म हो, हेल्थ रिफॉर्म हो, कोई भी रिफॉर्म नहीं होगा जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा। और पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों की फंक्शनिंग को ठीक करना जरूरी है। ये जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सबको पता है कि 3 जून 2013 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं लेकिन उन 6 पार्टियों ने सीआईसी के ऑर्डर को पूरी तरह डिफाई किया। सीआईसी ने उनको शो कॉज नोटिस देके बुलाया, कोई आया नहीं। फाइनली 16 मार्च 2015 को 2-2.5 साल के बाद सीआईसी ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को कुछ नहीं कर सकते। जब ये हालत है और सीआईसी की पोजीशन साल भर से खाली पड़ी है और आज के हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखा है कि जो अगला सीआईसी बनेगा उसको कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की पोजीशन खाली पड़ी है, तो इंस्टीट्यूशंस जो ऐसे खत्म की जा रही हैं थ्रू ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो जुडिशियल रिफॉर्म तो तभी होंगे जब पॉलिटिकल रिफॉर्म होंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए कोई एक पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं चाहती। 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई। इन 6 पार्टियों ने बिल्कुल खुले आम सीआईसी को ठेंगा दिखा दिया और कहने लगे तुम जो मर्जी कहो, हम तो जो मर्जी करेंगे। तो जब तक राजनीतिक दलों के ऊपर कानून लागू नहीं होगा तो ना तो राजनीतिक नेताओं पे लागू होगा। और अभी तो हम राजनीतिक नेताओं को कानून की बात कर रहे हैं, अभी एक फिल्म एक्टर को भी जमानत मिली है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो व्हील चेयर में है, उसको साल भर से जमानत नहीं मिल रही है। तो जुडिशरी बहुत सेलेक्टिव होती जा रही है लग रहा है और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि कानून को पब्लिक ओपिनियन, ये जो कहा जा रहा है कि ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत है, कानूनी फैसलों में पॉलिटिकल पार्टियों की जीत हार नहीं होनी चाहिए, वो इलेक्शन में होती है। ठीक है। कानूनी फैसलों को इलेक्शन के तौर पे लेना मेरे ख्याल में एक बहुत फंडामेंटल गलती देश कर रहा है और देश की जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है वो सब इसमें शामिल हैं। और क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते हैं इसलिए हम जनता भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। देश का भविष्य इस हिसाब से बड़ा दुखद दिखता है। जी विनोद शर्मा साहब, इस फैसले के राजनीतिक आयाम भी हैं और कुछ लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि शायद अब केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार को जयललिता का समर्थन मिल सकता है। वहाँ एक जो पहले चुनाव के पहले समीकरण बनने की बात हुई थी जो नहीं बन सका था वो शायद होगा। तो इसके राजनीतिक आयाम क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो अगर आप इसकी बात अगले बरस आने वाले विधानसभा के चुनाव पे कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे उन चुनाव में जयललिता पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से उतरेंगी। वो ये क्लेम कर सकती हैं, फैसले का कोई भी आयाम रहा हो, कि ये फैसला उनको कर्नाटक की एक कोर्ट से मिला जहां पर केस ट्रांसफर किया गया था, जब ये सवाल उठाए गए थे कि जस्टिस विल नॉट बी डिलीवर्ड इन तमिलनाडु। तो एक उनके पास ये पुख्ता आर्गुमेंट है, रिटोरिकली वो बोलेंगी इन बातों को। और दूसरा कि जयललिता, जैसे कि अभी राम ने बताया, कि सबसे ज्यादा मजबूत नेता है आज के दिन तमिलनाडु में। और यही रही बात आंकड़ों की, पार्लियामेंट में आंकड़ों की, तो शायद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, चौथे नंबर की शायद कांग्रेस के बाद, बीजेपी और कांग्रेस के बाद इनकी पार्टी एडीएमके। और इसके अच्छे खासे नंबर राज्यसभा में भी हैं और लोकसभा में भी इसके पास। राज्यसभा में सरकार को जरूरत भी तो और राज्यसभा में सरकार को जरूरत है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, लोअर कोर्ट, ये जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, कई बार मैनिपुलेशन लोअर कोर्ट के लेवल पे हो जाती है। मुझे याद है कि एक बार जब बहुत डाउरी डेथ्स हुआ करती थी, उस वक्त किरण बेदी से मैंने उनके बारे में बात की और वेद मारवा उन दिनों सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में हुआ करते थे। और वहां मुझे पता चला कि जहां पर अबेटमेंट टू सुसाइड होनी चाहिए वहां पर मर्डर का केस लगा दिया जाता है और उसके चलते जो अभियुक्त होता है वो बरी हो जाता है।
उसी तरह से कई बार लोअर कोर्ट्स में ऐसे फैसले सुना दिए जाते हैं जिसके चलते एक आला कोर्ट में जब वो केस जाता है तो उसमें वो जो जज बैठता है तो उसके पास ज्यादा सुविधा रहती है उस फैसले को नकारने की। ये मैनिपुलेशन भी होती है हमारे देश में। और हमारे देश में हाल ही में एक नया प्रेसिडेंट शुरू हुआ कि एक लोअर कोर्ट ने केस ही खत्म कर दिया एक बड़े नेता का, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं कि ये फैसला आया है। मैं अपेक्षा भी करता था कि ऐसा ही फैसला आएगा, क्योंकि इस देश में ये कहा जाता है, आप ऐसे से तर्क सुनते हैं कि किसी पे आरोप लगे हुए हैं और उसके बाद वो इलेक्शन जीत जाता है और ये कहा जाता है कि भाई जनता की कोर्ट में बरी हो गया, अब कोर्ट्स ऑफ लॉ की क्या जरूरत है। और पर जैसा कि शोखर साहब कह रहे हैं, व्यवस्था तो इस देश में रहनी पड़ेगी ना। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है कि एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक फोर्थ स्टेट है। और जो अभी इन्होंने एक अभिनेता के बारे में बात कही, तो फोर्थ स्टेट तो ऐसी भरकस ताली बजा रही थी जब उनकी रिहाई हुई, क्योंकि जो फोर्थ स्टेट है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जनता की आवाज पे चलती है। जनता को ये समझाने की कोशिश नहीं करती कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सबसे बड़ा अपवाद है हमारे सिस्टम में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। उसी के चलते ये सब विकार आपको नजर आते हैं। जी राम साहब, आपने शुरू में बात की इसके राजनीतिक आयामों की। क्या तमिलनाडु की राजनीति किसी तरह से प्रभावित होगी? क्योंकि ये तो तय है कि जयललिता मुख्यमंत्री हो जाएंगी और कोई बाधा नहीं है उनके लिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जयललिता के लिए तो जितनी भी अड़चने थी सब इस वक्त साफ हो गई हैं जी। और वो वापस कुर्सी पे आ जाएंगी और 17 तारीख को उन्होंने शपथ मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। अब मैं बता, अब आप ही असेस कर लीजिए कि नेशनल सीन में क्या हो रहा है। मोदी साहब और बीजेपी को इनकी मदद जरूर चाहिए लैंड लेजिस्लेशन और जीएसटी को पास करने में। उनको तकलीफ आ रही है राज्यसभा में। राज्यसभा में वो प्रीटी स्ट्रांग है और राज्यसभा में जो मोदी साहब चाहते थे कि अगले 2-3 साल में उनके नंबर जितने कम है वहां मेजॉरिटी उनको मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि उनको ये और 2-3 साल में ये ब्रिज जो है राज्यसभा में वो हो पाएगी। तो अगर उनको अड़चने हुई राज्यसभा में तो मेरा मानना ये है इस वक्त AIADMK उनको सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट करेगी तो कुछ क्विड प्रो को भी होगा, सिर्फ एक तरफा तो नहीं होगा ना ये। अब क्विड प्रो को में पिछली बार आपको याद है 2014 के जनरल इलेक्शन में जयललिता जी इनके बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बीजेपी ने एक थर्ड फ्रंट फॉर्म किया छोटे दलों के साथ, छोटे दलों के साथ और फिर लड़ाई लड़ी। अब वो उनको फायदेमंद रहा। उनको जितने सीटें अकेले जाने में मिली, इतने सीटें अगर वो बीजेपी के साथ जाती तो शायद उनको नहीं मिलती। जी। इस वक्त वो मानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ मिल गए आने वाले असेंबली इलेक्शन में, जो वो एडवांस करना चाहती है, बिहार के साथ उसको लाना चाहती है, तो तब भी उनको एडवांटेजेस इसलिए रहेगा क्योंकि इतना बड़ा सिंपैथी वोट अब उसके साथ है कि 234 सीटों में से असेंबली में या 232 सीटों में से उनका सबका कहना है कि 200 सीट से कम तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, 200 से ऊपर ही इनको आएंगे। देखिए, परसेंटेज बहुत मैटर करता है। डीएमके की परसेंटेज जो एक तो जमाने आप में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वहां चुनावी समझौता करने में उन्हें कोई फायदा नहीं है? वो नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। बाद में क्या स्थिति रहेगी वो बात अलग है, पर उसके जो वो खुद चाहती हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट ना हो, पर वो बार्गेनिंग तो करेगी बीजेपी के साथ और जितना सीट वो समेट सकती है उतना तो वो समेटेगी, या कह देगी मैं सब सीटों पे लड़ रही हूं, आप भी लड़ लीजिए और मैं जहां मदद आपकी कर सकती हूं वहां कर दूंगी। तो जो भी हो, एडवांटेज जयललिता है इस वक्त। अब देखना पड़ेगा कि मोदी साहब इसको कैसे संभालते हैं। जी, जितनी भी रीजनल पार्टीज ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की, जेडीयू आज के दिन उनके साथ नहीं है, बीजेपी प्रांत के लेवल पर बीजेडी उनके साथ नहीं है, जयललिता की संभावना नहीं है, और जो उनके साथ है वो सत्ते में। नाम है उनका चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में। अभी पिछले कुछ दिन पहले वो यहाँ आए, ना उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो पाई और ना ही उनकी अमित शाह जी से मुलाकात हो पाई, और वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौट गए।
और वहां पर यह बताया जाता है कि अंदर खाते से भारतीय जनता पार्टी और जगनमोहन रेड्डी की बातचीत चल रही है और बड़े स्तर पर कांग्रेसियों को एंट्री दे रही है बीजेपी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये देखती है अपना ऑब्जेक्टिव कि जो स्पेस कांग्रेस के खत्म होने से वो वकेट हुई है, वो स्पेस शायद वो ऑक्यूपाई कर सके जगनमोहन रेड्डी के साथ मिलकर। तो रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज, ये घोड़े और घास की दोस्ती होती है, ये ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि केंद्र तक ही सीमित रहे हम। अगर आप इससे सहमत हैं कि अगर वो प्रीपोन करती हैं जयललिता असेंबली इलेक्शन तो उसमें स्वीप करेंगी? देखिए मेरी बात सुनिए, ये अपेक्षा चंद्रबाबू नायडू ने 2004 में की थी जब उनके ऊपर नक्सलाइट अटैक हुआ था। जी जी। और साफ हो गए थे वो। तो ये कोई इसकी गारंटी एश्योरिटी नहीं है। वक्त की थोड़ी कमी है। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, बहुत संक्षेप में, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अब ये फैसला आने के बाद जयललिता की कामयाबी का रास्ता साफ हो रहा है? देखिए कामयाबी तो होगी, सीट भी शायद, पर एक हमें अभी सोचना चाहिए, सीट एंड वोट जो ब्रिटेन में अब जो डिबेट हो रहा है, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को अपनाना चाहिए कि उसमें कुछ बैलेंस होगा। क्योंकि एक चीज में मैं बहुत चिंतित हूँ कि जयललिता के सपोर्टर्स और डीएम के लीडर्स के जरा जिस तरह बोल रहे थे और दिखा रहे थे, वो शोभा नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, टी.आर. रामचंद्रन साहब, विनोद शर्मा साहब और प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जयललिता के मुख्यमंत्री होने का फैसला, मार्ग तो साफ हो गया है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति किस करवट बैठती है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।